हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज थी, राइट। वो जो मार्केट था, नॉट मार्केट, अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उसको, बहुत ही लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी उसको इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा था। किन लोगों ने? कुछ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज आए थे उन लोगों ने, ठीक है, जिसमें से मैंने कुछ के नाम बताए थे। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख के आओ, अदरवाइज़ इसको भी स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। एंड देन उन्होंने क्या करा था, कैपिटल को मोबिलाइज़ करा। उन्होंने कुछ जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं वो बनाया और उसको मैनेज करा। और हमने आपको ये भी बताने की कोशिश करी थी कि इंडियन जो थे वो बैक स्टेज से प्रोवाइड कर रहे थे इनको हेल्प, ठीक है। कुछ इंडियन फाइनेंसर्स भी थे उसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे यूरोपियन एजेंसीज़ में, ठीक है। कुछ यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे जिनके अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, जहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन अलाउड नहीं था, ठीक है। अब अगर आप किसी और कंट्री से आकर के कहीं और पे आप जा रहे हो, वहाँ पे आप अपना कुछ सेटअप वगैरह कर रहे हो, आपको रिक्वायरमेंट होगी बहुत सारी चीज़ों की, जिसमें से एक चीज़ आता है लेबर। आप लेबर कहाँ से लेके आओगे? तुम खुद तो आ जा रहे हो हमारे भारत में अपना जो भी करने। अब क्या तुम अपने पूरे देशवासियों को तो नहीं लेके आ सकते ना हमारे भारत में कि हाँ चलो हम तुमको वहाँ पे वर्कर्स बनाएंगे। वो लोग आएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों आएंगे वो लोग? ठीक है। तो फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। तो अभी वो वर्कर्स कहाँ से आते थे, इस बारे में हम जानेंगे। तो जैसे फैक्ट्रीज़ सेटअप हुए और जैसे फैक्ट्रीज़ बढ़ने लगे, जो वर्कर्स की डिमांड थी वो भी बढ़ने लगी। 1901 में अराउंड आप समझो 5,84,000 वर्कर्स थे इंडियन फैक्ट्रीज़ में। ये नंबर बढ़ के 24,36,000 हो गया था 1946 में, ठीक है, लगभग 3 डेकेड्स के बाद में, राइट। या उसके बाद में 3 साढ़े 3 के बाद, अब कैलकुलेट कर लो एक बारी। बहुत सारे से इंडस्ट्रियल रीजन्स ऐसे भी थे जहाँ से वर्कर्स, अभी मतलब इतने सारे वर्कर्स आ कहाँ से रहे हैं, तो बहुत सारे से इंडस्ट्रियल रीजन्स ऐसे भी थे, नॉट रीजन्स ऐसे भी थे जहाँ से वर्कर्स आते थे ना, तो या तो उन्हीं के गांव से आते थे या फिर उनके पड़ोसी वाले गांव से आते थे, ठीक है। पीजेंट्स और आर्टिशंस जो थे, जिनको विलेज में वर्क नहीं मिलता था, वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में जाते थे इन सर्च ऑफ वर्क। एंड आप देखोगे 1911 मतलब जो टाइम पीरियड था, उसमें ओवर 50% ऑफ वर्कर्स जो थे वो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में चले गए, जो कहाँ से आए थे, उन्हीं के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से आए थे, ठीक है। एंड रत्नागिरी वॉट एवर जो भी है, एक बार चेक कर लेना इसको। फाइल जो मिल्स थे कानपुर के, वहाँ पे जो टेक्सटाइल हैंड्स प्रोवाइड करने के लिए, मतलब टेक्सटाइल हैंड्स का मतलब है टेक्सटाइल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहाँ पे जो वर्कर्स थे वो उसी डिस्ट्रिक्ट से आए थे। पहले का जो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, मतलब आज का प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, वहाँ से बहुत सारे से लोग टेक्सटाइल मिल्स में गए हैं, बॉम्बे के, और जूट मिल्स में गए हैं कैलकाटा के। देन अगेन जॉब को पाना हमेशा ही एक डिफ़िकल्टी हुआ करती थी, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जॉबर को अपॉइंट कर रखा था। जॉबर वो पर्सन हुआ करता था जो कि गांव से लोगों को हायर करके लेके आता था फॉर जॉब। और आप देखोगे जो फैक्ट्री थी ना, वो दिन पर दिन जो फैक्ट्री के नंबर थे बढ़ते जा रहे थे, मतलब नई नई फैक्ट्रीज आती जा रही थी। मैंने यहाँ पे कर दिया समराइज़ कुछ 3-4 मिनट के अंदर। अभी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे ये यही था डिटेल वर्जन, इतना ही दे रखा है आपके बुक में, बट फिर भी देख लेते हैं। मैंने तो अभी बताया कि 50% जो वर्कर्स थे वो आस पड़ोस की जो डिस्ट्रिक्ट थी, बॉम्बे वाली, रत्नागिरी वॉट एवर, वहाँ से आते थे। तो जो कानपुर के कुछ थे वो अपने कानपुर वाले ही डिस्ट्रिक्ट से आते थे, राइट। कानपुर में कोई डिस्ट्रिक्ट होता था वो वहीं से आते थे। बहुत सारे से मिल वर्कर्स ऐसे भी थे जो विलेज और सिटी के बीच में रहा करते थे। कहने का मतलब ये है, ऐसा थोड़ी ना कि एक साइड से किसी ने कंपार्टमेंट बना दिया कि नहीं अब आप बीच में बैठोगे, यहीं बैठो सड़क पे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बीच में रहते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग फेस्टिवल्स के टाइम पे घर पे जा सकते थे। वैसे तो उनको अलाउड नहीं था, बट कुछ लोग ऐसे थे जो डेली अप्स एंड डाउन करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो फेस्टिवल टाइम पे अपने घर जाते थे। ओवर टाइम आप देखोगे जैसे ही ये एम्प्लॉयमेंट का जो न्यूज़ है वो फैलता है, जो वर्कर्स हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं इन सर्च ऑफ वर्क उसी सारे मिल्स में। उनको भी एक होप होता है। यूपी से, अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल मिल्स में
बॉम्बे के और जूट मिल्स के कलकत्ता में यूपी से बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं। और एज आई टोल्ड यू दैट गेटिंग जॉब वाज ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट चीज़ होता है। और इवन जब मिल्स मल्टीप्लाई हो रही हो, मिल्स मतलब आगे ग्रो हो रही हो, और जो डिमांड था वर्कर्स का वो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे वर्कर्स का डिमांड था बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छे से पता है, बट फिर भी उतनी जॉब अवेलेबल नहीं थी जितना डिमांड वर्कर्स का, सॉरी उतनी डिमांड जो वर्कर्स की है ना वो कम थी। मतलब वहाँ ज़्यादा थी, मेरी बात को समझो, मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ। डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जॉब के हिसाब से एक लिमिट से ज़्यादा वर्कर्स आ जाते थे, तो उतनी डिमांड भी नहीं थी। मतलब जॉब यहाँ पे 10 लाख की है, तो 10 लाख की वर्कर्स की डिमांड 10 लाख कम थोड़ी ना होता है। अब आ गए 20 लाख वर्कर्स, तो ज़्यादा हुए ना वर्कर्स, ठीक है। तो ये वाला सीन था वहाँ पर। अभी एंट्री जो थी मिल्स में वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो एक जॉबर को इनने एम्प्लॉय कर रखा था। अच्छा ना, वो जॉबर उसने क्यों एम्प्लॉय करा जॉबर को? सीन ये था कि जो जॉबर हुआ करता था, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हूँ, ठीक है। मैंने आपको अपॉइंट करा और मैंने आपको बोला कि देखो तुम्हें गांव में जाना है और तुम्हें वहाँ से लोगों को हायर करके लेके आना है, ठीक है। एंड देन जस्ट अ मिनट, आई गेस वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक की साउंड आ रही थी, दैट इज़ वाई मैंने पॉज कर दिया था। सो अभी से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हूँ, मैं आपको हायर करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि तुम्हें जाना है विलेज में और तुम्हें लोगों को ना रिक्रूट करना है जो भी उस पोस्ट के लायक है। पोस्ट इन द सेंस कि जो काम उन्हें करवाना है वो उस काम करने के लायक है या नहीं। जस्ट बिकॉज 20 लाख वर्कर्स आ जाएंगे या फिर कितने भी अबंडेंट अमाउंट में वर्कर्स आ जाएंगे तो सबके सब उसी काम के लायक हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। दैट इज़ वाई उन्होंने एक जॉबर मतलब एक मिडिल मैन को अपॉइंट करा और बोला कि आप गांव में जाओगे, आप रिक्रूट करके लेके आओगे। और जो ये जॉबर होता था जब वो गांव में जाता था ना, तो इसकी एक लिमिट से ज़्यादा ना इज्जत होती थी। जस्ट बिकॉज लोगों को लगता था कि चलो ठीक है, अगर ये मुझे रिक्रूट नहीं करेगा तो कम से कम मेरे बेटे को रिक्रूट कर लेगा। दैट इज़ वाई जो ये जॉबर होता था ना, इससे ये लोग बहुत ही बेटर रिलेशन बना के रखते थे। और जो जॉबर हुआ करता था ना वो भी अच्छा खासा बन के जाता था, लाइक ढंग के कपड़े पहनता था, ऐसा बन के जाता था कि हाँ ये ना लगता था कि कोई मर्चेंट है, कोई रिच मर्चेंट है। अदरवाइज़ अगर ये बस अंडर गारमेंट्स में चला जाए तो लोगों को क्या लगेगा, इसके खुद के पास खाने पीने के लाए हो रखे हैं, पहनने के लिए कुछ है नहीं, ये क्या हमें जॉब दिलाएगा, तो कोई आएगा ही नहीं। दैट इज़ वाई ये जो जॉबर वगैरह हुआ करता था अच्छे खासे वेल ड्रेसअप करके ये लोग जाते थे, वहाँ से रिक्रूट करके लाते थे सब डिफरेंट विलेजेस में, ठीक है। जो ये फैक्ट्रीज़ जो थी, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो फेस्टिवल टाइम पीरियड पे घर आते थे। तो जब वो घर आते थे ना, तो क्योंकि फैक्ट्री में तो उन लोग को वही घिसी पिटी हालत हुआ करती थी फैक्ट्रीज में, उन लोगों की मिल्स वगैरह में घर आते थे, पेमेंट वगैरह उनको मिलती थी अच्छे खासे, वो लोग अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करा करते थे, वेल ड्रेस्ड हुआ करते थे वो लोग भी। उन लोगों को भी खुशी मिलती थी कि हाँ इतने लॉन्ग टाइम के बाद हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, वहाँ पे मिल पा रहे हैं। और फैक्ट्रीज में तो उनकी हालत वही गरीबों वाली हुआ करती थी, बट फिर भी जस्ट बिकॉज फैमिली खुश रहे, एंड दैट इज़ वाई इन लोगों ने इतना ज़्यादा अपने पे बर्डन वगैरह लिया था, एंड इतना ये लोग सफ़र कर रहे थे। एंड हेंस फैमिली इज़ एवरीथिंग, पता होगा आपको। सो जैसे ही जो फैक्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बहुत सारी सी फैक्ट्रीज़ बनने लगी थी। मतलब द नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ भी बनने लगी थी, एंड जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो एक टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। बट हाउएवर एज यू विल सी दे वर जस्ट अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल फोर्स, ठीक है। जितना भी इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स था उसका बस ये बहुत ही एक छोटी टुकड़ी हुआ करते थे लोग, ठीक है। आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अच्छा जो यूरोप में ना जो विमेन थी वो भी इंगेज थी, ऐसा नहीं था कि बस इंडिया में ही विमेन इंगेज थी, यूरोप में भी इंगेज थी। जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया का वही रेगुलेट कर रहे थे, वो ना कुछ काइंड ऑफ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनमें ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। अब वो जितने भी जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे, लाइक टी, कॉफ़ी प्लांटेशंस, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, लैंड को चीप रेट पे एक्वायर कर लिया करते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट से, ठीक है। वो वहाँ पे माइनिंग या फिर इंडिगो या फिर ज्यूट उसको कल्टीवेट करने में ये लोग अपना इन्वेस्ट करते थे। और बहुत सारे से उसमें से ऐसे भी थे, ठीक है, मतलब इन सारे में से बहुत सारे से प्रोडक्ट्स ऐसे भी थे जो उनको ट्रेड वगैरह के लिए तो ये सारा ही यूज़ करते थे। बट वहाँ पे बहुत सारे से ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स हुआ करते थे जो इंडिया में पहले सेल हुआ करते थे, बट इन लोगों ने बाद में मना कर दिया कि नहीं आप इंडिया में सेल नहीं कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ये इंडिया के में सेल के लिए नहीं बना है। देन जो उस टाइम पे जो इंडियन बिजनेसमैन हुआ करते थे उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करना
चालू कर दिया था इन द 19th सेंचुरी। उन पहले क्या होता था कि मैनचेस्टर गुड्स आते थे, जो मैनचेस्टर मेड गुड्स हुआ करते थे वो इंडियन मार्केट में फ्लरिश कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा तो है माइनिंग इंडिगो एंड जूट, ठीक है। उस टाइम पे इंडियन बिजनेसमैन ने भी स्टार्ट कर दिया था फैक्ट्रीज़ को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो पहले मैनचेस्टर मेड गुड्स हुआ करते थे इंडियन मार्केट में, बट अभी इन लोगों को लगा कि यार अगर हमें इनसे कम्पीट करना है तो हम तो कभी नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज इनका जो है वो मशीन मेड गुड्स है और हमारे पास तो है भी नहीं मशीन, तो दैट इज़ वाई हम इनसे कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। एंड हेंस इन्होंने क्या करा, यहाँ से इन लोगों ने ना थ्रेड से इन लोगों ने जस्ट अ मिनट, ओके, इन्होंने ना थ्रेड से बनाना शुरू कर दिया, वो क्या नाम है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस कलर, दिस इज़ गुड। थ्रेड से कपड़े बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले जो कपड़े हुआ करते थे वो अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे, मतलब बहुत ही थिन, जो कोर्स था उसका जो क्लोथ था उसका वो बहुत ही थिन हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं था। अभी इन लोगों ने क्या सोचा कि इतने तो हमारी औकात है नहीं, मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ, जो एकदम गरीब तबके थे उनकी, इतनी औकात तो है नहीं हमारी कि हम जा कर के एकदम बढ़िया सा फाइन क्वालिटी की जो वैरायटी होती है कॉटन की वो प्रोड्यूस करें, उनसे हम कपड़े वपड़े बनाएं, तो हम लोग इतना कर सकते हैं। फिर इन लोगों ने ना दिमाग लगाया कि ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में बस अमीर लोग ही जी रहे हैं, अमीर जो बढ़िया क्वालिटी की जो कपड़े होते हैं वो बस अमीर लोग ही पहन पाते हैं ना, जो गरीब लोग हैं उनका क्या होता है, वो तो कोर्स बने हुए हैं जो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, जो सस्ते मिल जाते हैं उसी पे वो लोग अभी भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस थ्रेड से ना कोर्स कपड़े बनाने शुरू कर दिए। और आप देखोगे बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी इन लोगों ने जो शुरू करा था ना सीरीज़ ऑफ चेंजेस, इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को बहुत अफेक्ट पड़ा। दिक्कत तो खैर कुछ भी नहीं थी, अच्छी बात ये थी कि ब्रिटिशर्स ने भी इनको रोका नहीं। ब्रिटिशर्स को ये लगा कि हाँ तुम मतलब क्या ही कर लोगे, ये कोर्स कॉटन जो थ्रेड है वो बना के क्या कर लोगे, कपड़े तो कोई खरीदेगा है नहीं, सबको बढ़िया क्वालिटी चाहिए होगी, तो कोई कपड़े वपड़े नहीं खरीदेगा, सारा का सारा धागा जो रहेगा वो मोटा होगा तो कोई नहीं खरीदेगा, तो इससे उनका ना नुकसान हो रहा नहीं था। कहते हैं ना कि कुछ भी करने के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत होती है, तो दिमाग तो था ही नहीं अंग्रेज़ों के पास में, और सच में नहीं था। यहाँ पे मतलब अगर मैं ही हूँ, मैं कहीं पे कुछ भी कंट्रोल करने जा रही हूँ तो मुझे ओवरऑल सब देखना पड़ेगा। अगर उस सामने वाला बंदा एक स्टेप फॉरवर्ड लेगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर ये हुआ तो ये हो सकता है, वो हुआ तो ये नहीं हो सकता है, वॉट एवर जो भी। इनके पास दिमाग नहीं था सोचने के लिए, बट अच्छा भी किया कि दिमाग नहीं था इनके पास, अच्छा था। तो आप देखोगे कि 20th सेंचुरी में इसकी वजह से अच्छा खासा चेंज आया। इसने स्वदेशी मूवमेंट को आगे मोमेंटम, जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको मोमेंटम मिला अच्छा खासा। जो नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे लाइक लाल बाल पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, फिर ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री और जितने भी लोग थे, उन्होंने मोबिलाइज़ करा लोगों को और उन्होंने बोला कि आप जो फॉरेन गुड्स हैं आप उनको बॉयकॉट कर दीजिए, आप जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं आप उनको बॉयकॉट कर दीजिए, जो हमारे इंडिया में बन रहे हैं आप उसको यूज़ करना शुरू करिए। और जो ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करा और गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज़ करा कि अब जो भी आप यहाँ पे जो मैनचेस्टर से जो कपड़े आ रहे हैं आप उस पर टैरिफ लगाइए। एक बारी मैंने आपको पिछले वीडियो में आई थिंक से बता रखा था कि जो मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बोला कि इंडियन मेड गुड्स पे आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाइए। अभी यहाँ के लोग बोल रहे थे कि जो वहाँ से जो सामान आ रहा है आप उस पर कम से कम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाइए, जो कि नहीं लगी, बहुत बाद में लगी। मोर ओवर आप देखोगे कि फ्रॉम 1906 वाला जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे, अच्छा ये जो कोर्स यार्न जो मैंने आपको बताया ना वो चाइना में भी जाता था, लेकिन क्योंकि ना चाइना में भी बहुत सारे लोग गरीब हुआ करते थे तो वो चाइना में भी माल जाता था। एंड ये जो क्योंकि चाइना में और जापान में भी जाता था, बट आफ्टर सम टाइम चाइनीज़ और जापानीज़ मिल्स खुद ही अपने चाइना और जापान में इन लोगों ने क्रिएट कर लिए। तो अब ऐसी बात है, अगर आपके पास आप अपना खुद का मिल खोल लोगे तो आप अपने मिल का बना हुआ सामान ही प्रेफर करोगे, आप हमारे मिल का बना हुआ सामान प्रेफर नहीं करोगे, ठीक है। मैंने क्रॉस नहीं करा है, डोंट थिंक ये क्रॉस करा है, पता चले तुम लोग इसको पढ़ो नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला सीन था, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे जो कॉटन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो बस ये लोग यान बनाते थे, ठीक है, उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, बस गरीबों के लिए यान बनाते थे और उनका वो अच्छा खासा बिजनेस चल भी रहा था। कुछ मतलब उतना तो अच्छा नहीं चल रहा था जितना इन्होंने सोचा था, बट हाँ फिर भी कुछ सिचुएशंस बेटर हो रही थी, राइट। एंड अगेन वो शिफ्ट होना शुरू, पहले ये लोग यान बनाते थे बस, मतलब थ्रेड वगैरह बनाते थे। अभी
जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ा, इन लोगों ने उसी मोटे वाले कपड़े से उन लोगों ने यार्न से उन लोगों ने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। जो कॉटन पीस गुड्स हुआ करते थे उसकी प्रोडक्शन इंडिया में डबल हुई बिटवीन 1900 एंड 1912। इन 12 सालों में, एक डिकेड में, जो इंडिया की प्रोडक्शन थी कॉटन पीस गुड्स में वो डबल हो गई है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसमें स्लो हुई थी, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश मिल्स थे वो बिज़ी थे, जो उनके वॉर नीड्स थे ब्रिटिशर्स के, लाइक आर्मी को फीड करना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मीट करने में ये सारे के सारे जो ब्रिटिश मिल्स थे वो बिज़ी थे, राइट। उस टाइम पे क्या हुआ, मैनचेस्टर जो था, मैनचेस्टर का जो इम्पोर्ट था इंडिया में वो डिक्लाइन हो गया। जस्ट बिकॉज क्यों डिक्लाइन हो गया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इंडिया में ये लोग थे, यहाँ के लोगों को फोर्स करते थे, क्योंकि ऑफकोर्स अब वो वहाँ से, अब ये लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ से सब चीज़ रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो अपने इंग्लैंड, लंदन या फिर कहीं और थोड़े ना जाएंगे बोलने कि हाँ आप हमारे लिए ये बनाओ वो बनाओ। इनके आदमी लड़ रहे थे, ठीक है, तो ये लोग हमसे बोलते थे कि आप ये करो वो करो, तो ऑब्वियसली बात है ये वो करने को बोलेंगे कि हाँ इनके लिए, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ, उनको फीड भी करना है, ठीक है, आर्मी के लिए लेदर शूज़ लगेंगे वो भी बनाने हैं, तो सब यहाँ पे ये वाले काम स्टार्ट हो गए। एंड एज अ रिज़ल्ट जो मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स था इंडिया में वो डिक्लाइन हो गया सडनली। जो इंडियन मिल्स थे वो एक होम मार्केट बन गया सप्लाई के लिए, और यहाँ पे जो वर्कर्स उनको एक लिमिट से ज़्यादा बेहतरीन तरीके का बेनिफिट हुआ। एज द वॉर, जैसे ही वॉर आगे बढ़ा, जो इंडियन फैक्ट्रीज़ हैं उनको मतलब माना जाने लगा कि हाँ ये वॉर नीड्स की सप्लाई के लिए ही बनी है। एंड यहाँ से जूट बैग्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, आर्मी की यूनिफॉर्म हो गया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये लेदर बूट्स हो गए, हॉर्स म्यूल सैडलर्स हो गए, ये हॉर्स हो गए, बाकी सारे से जो आइटम्स हैं ये सारे के सारे इन लोगों ने हमारे इंडस्ट्रीज़ को बोला, इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला, या फिर जो फैक्ट्री वर्कर्स इसमें बहुत सारे से लेबर लगे थे, यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि आपको सारी की सारी चीज़ें बनानी है और इतने मात्रा में बनानी है, ठीक है। और जो नई नई फैक्ट्रीज़ थी वो सेटअप हो रही थी, जो ओल्ड फैक्ट्रीज़ थी वो अच्छी खासी चल रही थी, बहुत सारे से नए वर्कर्स को एम्प्लॉय करा गया, और हर लोग एक मतलब पहले अगर लोग 8 घंटे काम करते थे तो अभी लोग 12-14 घंटे काम कर रहे थे, ठीक है। ओवर द वॉर ईयर्स आप देखो कि जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। आफ्टर द वॉर अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, इन लोगों को लगा कि जो मैनचेस्टर है वापस से वैसे कम्पीट कर पाएगा, बट नहीं, मैनचेस्टर ने अपनी सारी पोजीशन जो थी, ओल्ड पोजीशन जो उसकी थी इंडियन मार्केट में, वो सबका सब ख़त्म हो गया। ये वापस से कभी मॉडर्नाइज नहीं हो पाई, कभी भी हमसे कम्पीट नहीं कर पाई, नहीं यूएस से कम्पीट कर पाई। जर्मनी, जापान जैसी कुछ पावर्स आ रही थी, उनकी भी इकोनॉमी जो ब्रिटेन को चैलेंज कर रही थी वॉर के बाद में, जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो कोलैप्स हो गया था, और जो एक्सपोर्ट था कॉटन का ब्रिटेन से वो ख़त्म हो गया था, मतलब हाँ वो डिक्लाइन में ही जा रहा था आप कह सकते हो। अब जब इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर खड़ी हैं भाई, यूएस, जर्मनी, जापान, आई थिंक मैंने इसमें मेंशन करना मैं भूल गई हूँ शायद, आप एक बार इसमें नोट कर लेना, ठीक है। यूएस के बाद में जर्मनी एंड जापान, ठीक है, ये तीनों जब इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स खड़ी हैं तो आप इनके सामने क्या ही कम्पीट कर पाओगे, वो भी लोगों को परेशान करके। एंड कर्मा इज़ एवरीवेयर, यू नो। तो वॉट एवर, ज़्यादा बोल दिया मैंने आई थिंक सो, बट हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। और जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो भी कोलैप्स हो गया, जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लोथ का ब्रिटेन से वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके पास खुद कुछ नहीं था ना, वो टोटली हम लोग पे डिपेंड थे। माना कि उन लोगों ने मशीन बना रखी थी, बट डिपेंड तो हम ही लोग पे थे। तो अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो विद इन द कॉलोनीज़ आप देखोगे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपने जो पोजीशन को कंसोलिडेट करा, ठीक है, फॉरेन जो मैन्युफैक्चर है उनको हटाया, और जो होम मार्केट है अपना जो इंडिया है उसको अपना होम मार्केट बनाया। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होगा इस ना, तो एक बार ही पूछ लिया करो कमेंट में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्लास 10 का कोई नहीं देखता है, अच्छे से पता है, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैं लोगों को क्या बोलूँ, बट अभी सब पढ़ना पड़ रहा है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइस, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट आप एक बार यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे ना एक बार वाइस सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा, ट्रस्ट में गाइस। बिकॉज यहाँ पे सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है, कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ भी नहीं बने हैं। सर को आप इंस्टाग्राम उनके हैंडल पे भी आप डीएम कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो, बट बेटर कि आप सबको व्हाट्सएप कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।